अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। सबसे पहले हम बात करेंगे एशिया कप की और क्रिकेट की, जो कि बहुत एक कहते हैं मुतनाज़ा इशू बना हुआ है एशिया कप T20 के मैदानों में। जहां क्रिकेट का जोश और खरोश अरूज पर है, वहीं एक बड़ा तनाज़ा भी जन्म ले चुका है। हैंडशेक तनाज़ा जिसने खेल के माहौल को हिला कर रख दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जिन्होंने पाक भारत मैच के दौरान टॉस के वक्त कप्तान सलमान अली आगा को हिदायत दी कि रवायती हैंडशेक नहीं होगा। यहां तक कि पाकिस्तान टीम मैनेजर को भी ये कहा गया कि ये मुनाज़िर रिकॉर्ड ना किया जाए। इस गैर मामूली गैर रवायती अमल को पीसीबी ने खेल की रूह और स्पिरिट के खिलाफ करार दिया। मामला इस वक्त संगीन हो गया जब पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने आईसीसी पर वाजे कर दिया कि अगर रेफरी को तब्दील ना किया गया तो पाकिस्तान इवेंट के मजीद मैचेस नहीं खेलेगा। इस सख्त मौक़िफ़ और हुकूमती मुशावरत के बाद बिलाखिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान का मुतालबा मानते हुए एंडी पाइक्राफ्ट को इवेंट के बकिया मैचेस से हटा दिया गया। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया इस फैसले पर बहुत बरहम हुआ और इसे पाकिस्तान के दबाव का नतीजा करार दे रहा है। ये तनाज़ा इस सवाल को जन्म देता है कि क्रिकेट जैसा खेल, जैसे जो कहते हैं ना कि जेंटलमैन्स गेम है जिसको कहा जाता है, उसमें सियासत और दबाव का कितना बड़ा अमल दखल है, और क्या इससे पाक भारत ताल्लुकात मज़ीद जो है कशीदा होंगे या नहीं। जबकि आपको ये भी बताते चलें कि दिलचस्प मुकाबले जो हैं वो जारी हैं। अबू धाबी में खेले गए 9वें मैच में जो है बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद 8 रन से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 103 रन बनाए और तमीम हसन 52 रन और सैफ हसन 30 और ताहिद ने 26 रन की शानदार इनिंग्स खेली। अफगानिस्तान की जानिब से राशिद खान और नूर अहमद ने 2-2 विकेटें हासिल की। हदफ के ताक़ुब में अफगानिस्तान टीम ने जद्दोजहद के बावजूद 140 रन तक महदूद रही और रहमान उल्लाह गिरबाज ने 35, अजमतुल्लाह 30 और राशिद खान जो है 20 रन बना सके। बांग्लादेश के मुस्तफीन रहमान ने शानदार बॉलिंग करते हुए 3 विकेटें हासिल की, जबकि सीम अहमद और तास्कीन अहमद और रिशाद ने 2-2 जो है वो शिकार किए। ग्रुप बी में अब सूरत हाल ये है कि श्रीलंका जो है वो मैच में मुसलसल फतहात के बाद जो है 4 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त है और बांग्लादेश भी 3 मैचेस में 4 पॉइंट्स लेकर दूसरे नंबर पर खड़ी हुई है। अफगानिस्तान 2 मैचेस में 2 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है, जबकि हांगकांग मुसलसल 3 नाकामियों के बाद इवेंट से बाहर हो गया। यानी एक तरफ क्रिकेट में मुकाबले जानदार हैं तो दूसरी तरफ जो है हैंडशेक तनाज़ा ने इवेंट को नया रुख दे दिया है। तो सारे मामला पे बात करेंगे और मामलात बहुत लंबी डिबेट भी, डिस्कशन भी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो हमारे साथ हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस जो है जिन्होंने हमें शो में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ अवैस, ये जो हैंडशेक का मामला है बहुत ज़्यादा इस पर तनकीद भी हो रही है, नज़रें भी जमी हुई हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ अर्ज़ करना चाहूँगी। अकॉर्डिंग टू द आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट आर्टिकल 2 ये कहा जा रहा है कि नो पॉलिटिकल स्टेटमेंट शुड बी गिवन और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट शुड बी देयर और कॉन्ग्रेचुलेशन टू द सक्सेसफुल टीम। 3 क्लॉज है इस स्टेटमेंट में। तो ये भारतीय कप्तान के ऊपर जो है ये सबसे बड़ी जो कॉन्डक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी जाहिर नहीं होती। देखें, खिलाफ वर्जी तो जाहिर होती है, लेकिन एक्शन लेना किसने है? आईसीसी स्टैंड्स फॉर इंडियन क्रिकेट काउंसिल। आपका जो चेयरमैन इस वक्त आईसीसी का, वो बीसीसीआई का प्रेसिडेंट रहा है। आपको लगता है कि वो जो प्रेसिडेंट बीसीसीआई का वो अपने ही कप्तान के खिलाफ एक्शन लेने देगा? वो कभी भी नहीं होगा। देखें, जो अपना एंडी क्राफ्ट की बात करें, जितना मामला सारा हुआ है, आप अगर थोड़ा सा इसको एनालाइज करें पूरे मामले को, तो सबसे बड़ी चीज होती है कि उसका अकलौता डिसीजन कभी भी नहीं हो सकता ये, जब तक आपको पीछे से अपना कुछ सपोर्ट ना हो आईसीसी की तरफ से, क्योंकि आईसीसी पैनल प्रोवाइड करता है और आईसीसी ही सारा अपना उसको कम्युनिकेट हुआ होगा और उसने फिर टीम मैनेजर को कम्युनिकेट ही सारा किया होगा। वो खाली वो कसूरवार नहीं, अगर आप पूरे बैकएंड पे सारे मामला को देखें। लेकिन एक अच्छी बात थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टांस लिया। लेट जरूर हम हुए, क्योंकि आपको टॉस से पहले 15-20 मिनट पहले इंटीमेट हो जाता है टीम मैनेजर को। आपने उस वक्त नहीं इसको प्रॉपर तरीके से अपना उसको कंप्लेन को लॉन्च किया। आई डोंट नो क्योंकि ग्राउंड पे क्या मामलात हुए, उस चीज पे हम थोड़ा सा जोर में ये जो मामला हम डिस्कस कर रहे हैं ये ड्रेसिंग रूम से ऑब्वियसली कन्वे हुआ होगा। ड्रेसिंग रूम से ही ये जो बात ये निकली है जो कि पाकिस्तानी टीम तक आई। तो मैच शुरू होने से पहले ही क्यों नहीं एक्शन लिया गया? क्या वी वर रियली वेलकमिंग एंड प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया? क्यों खेला हमने इंडिया से? हम उस वक्त भी बायकॉट कर सकते थे।
देखिए, मैंने आपको बात की ना कि ये बड़ा एक मेरे लिए हैरानकुन वाली बात थी कि टीम मैनेजर को जब कम्युनिकेट सारे मामलात का हुआ है तो तब भी इस चीज पे एक्शन नहीं लिया गया। इसलिए पता आपको, उनको जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वहां पर बैठे थे अहदेदार, उनको वापस बुलाया गया ताकि कंप्लेन जब लॉन्च की बात की उसको टाइमली क्यों नहीं अपना एंटरटेन किया गया। बहुत सी चीजें मैं कहता हूँ शायद एसीसी टूर्नामेंट के बाद राज आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे। लेकिन एक अच्छी बात है, जो एक चेहरा पाक इंडियन क्रिकेट बोर्ड का जो पूरी दुनिया के अंदर आपको पता आइसोलेशन का किरदार अदा कर रहा है, खास करके पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेटर्स के लिए, जितनी दुनिया के अंदर इनकी लीग के अंदर लॉबिंग है वो सामने अब सबको नजर आ रही है, जो ये करना चाह रहे हैं। आज हमारे साथ किया है, कल को आप उनके साथ दूसरी टीम्स के साथ भी करोगे। लेकिन ये सारे सूरत हाल अपनी जगह है। लेकिन लेट्स कम टू रियलिटी। देखें, कहते हैं ना कि मैदान के अंदर अगर आपने मारना है तो फिर आपने जवाब देना होता है अपनी परफॉर्मेंस से। अगर मुझे भी तकलीफ है एज क्रिकेटर, मुझे रिजल्ट से है कि मुझे रिजल्ट चाहिए। आप बाइकआउट करोगे, बाइकआउट से हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला था। फॉर विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे प्रेसिडेंट, अपना चेयरमैन बैठे हुए हैं, खुद वो प्रेसिडेंट है एसीसी के, उनके साथ जो एडवाइजर हैं सुबह क्रिकेट बोर्ड के, क्रिकेट माजरत के साथ ना उन्होंने कभी खेली है, एडवाइजर्स की बात कर रहा हूं, ना उनको पता है। आप उनकी एडवाइजरशिप जरूर लें, लेकिन कम से कम अपना, क्योंकि आप इतने इस वक्त इंटेग्रल पार्ट है पाकिस्तान क्रिकेट के, पाकिस्तान गवर्नमेंट के, आपको इस चीज का स्टेप लेना है। आपको बड़ा स्मार्टली एक्ट करना पड़ेगा यहां पर, क्योंकि अगर आप बाइकआउट करते, पाकिस्तान क्रिकेट का तो नुकसान था, ये था। यहां तक कि आपको पता है कि एसीसी भी नहीं कभी चाहेगा, क्योंकि जो सोनी के राइट्स हैं जो बिकते हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच में, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कितना बड़ा नुकसान होता है। वो चाहेंगे अच्छा पाकिस्तान वैस, टीम जीत पर, बिल्कुल आप बात सही कर रहे हैं कि मैनेजरियल रोल्स के ऊपर तो हमेशा से सवालिया निशान हुआ है। रमीज राजा ने भी नुमाइंदगी की है, वहां के ऊपर भी बहुत सारे तनकीद का निशाना वो भी बने हुए हैं, वी नो अबाउट इट। बट हाउ अबाउट अगर उस्मान खान फलस्तीन के ऊपर अगर पॉजिटिविटी बात करता है तो उसको तो रगड़ दिया जाता है। अगर भारतीय जो क्रिकेट कैप्टन है वो आके पोस्ट मैच जो है वो इतना पोलिटिसाइज करता है, उसको तो किसी ने नहीं रगड़ा। देखिए, मैंने आपको एक बात की ना कि आईसीसी का हमेशा एक बायसनेस रही है। जब आप इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहते हो, आईसीसी स्टैंड्स फॉर इंडियन क्रिकेट काउंसिल, सबको पता है जितना उनको शेयर जाता है, जितने बाकी मामला हैं, बैकएंड के ऊपर लॉबिंग है, लीग क्रिकेट की आप बात कर लें तो कहीं ना कहीं वो चीज तो है। फिर दूसरा सबसे बड़ा एक जो मसला है, उनका जो चेयरमैन इस वक्त है वो खुद बीसीसीआई का प्रेसिडेंट रहा है, वो चेयरमैन इस वक्त आईसीसी का, तो कभी भी वो कोशिश नहीं करेगा। कोशिश क्या, उसको पता है कि मैं अगर अपने कप्तान के खिलाफ पागलों के एक्शन लूं ताकि मेरा भी बीच में नाम आ जाए, वो कभी भी इस चीज को नहीं करेगा। लेकिन आईसीसी को देखें, आप एक फादर गवर्निंग बॉडी हो, आपने पूरी टीम्स को अपना मैनेज करना होता है। आपको ये बायसनेस छोड़ के आपको सबको जो उनसे एक तरफ देखना पड़ेगा। आज आप हमारे साथ करें, मैंने कहा ना, कल कोई आप किसी भी टीम के साथ करोगे, ये खाली हमारे साथ नहीं है। थोड़े अरसे पहले आप चले जाएं, आपको याद हो जब एक रेवेन्यू मॉडल की बात आई थी जहां पर टीम्स को शेयर्स मिल रहे थे, ऑस्ट्रेलिया जो इनके बिग 3 हैं जो चाहने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, आप इंग्लैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया ही फट पड़ा था इनके ऊपर कि भाई आखिरकार ये चल क्या रहा है कि जब आप रेवेन्यू की बात करते हैं, आप इंडिया को ज्यादा दे रहे हैं, आप हमें क्यों नहीं दे रहे। तो इन चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं शायद आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है क्रिकेट की खास करके, देखिए आप, ठीक है आपने अच्छा खेला, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, सारे मामला हैं, लेकिन एक जेंटलमैन गेम होती है। दूसरा सबसे बड़ी जो चीज, मुझे जिस चीज का दुख था, जब आपके टीम मैनेजर को इंटीमेट हुआ, ठीक है उसने नहीं बताया, जो भी मामला था, मैंने कहा ना मैं ग्राउंड पे मौजूद नहीं था, पता नहीं रियलिटी अभी बैकएंड पे क्या वो भी आनी है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी सारे मामलातों के। आखिर पर हमारी टीम को पड़ी भी क्या थी कि आप खड़े रहे हो, भाड़ में जाते यार आप, ठीक है मैच खत्म हुआ, आप चुप करके वापस जाते अपने ड्रेसिंग रूम में। लेकिन आखिर बात फिर मैं वही करूंगा, जितने मामलात हैं, आप हैं चाहे मैं हूं, चाहे पाकिस्तानी अवाम इस वक्त बैठी है, सब एक ही बात कर रहे हैं कि इस वक्त आप परफॉर्म करो, टूर्नामेंट जीतो, इनको मारो सुपर संडे को, ताकि इनको अपनी औकात पता लगे कि हमारी औकात क्या थी। यहाँ पे से ज्यादा बाहर और आपको करना पड़ेगा। देखें, आप अगर डोमिनेट करना चाहते हो तो इनको मारो। साथ में दूसरा जो आपका इंटरनेशनल इस वक्त जो डिपार्टमेंट का मैदान होता तो शायद हम कह सकते थे कि हम वी कुड हैव डोमिनेटेड एंड वी हैव डोमिनेटेड, बट ये खेल का मैदान है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मैटर्स अ लॉट एंड वी, टू बी ऑनेस्ट, आवर टीम इज स्ट्रगलिंग सिंस लाइक मोर देन 2 years एंड मोर देन इवन दैट। अगर हम बात करें इस हवाले से, तो फिर भी आप बिल्कुल बात सही कर रहे हैं कि खेल जो होता है ना, उसको खेल की तरह खेलना चाहिए, पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अगर मैं आपसे मजीद इस पर बात करूं तो आप क्या समझते हैं, इस तरह तो ये जो टीम्स हैं ये कुछ भी बोल देती हैं, कोई कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, कोई स्टेटमेंट देने से पहले कोई ऐसी चीज़ उनको बतानी चाहिए कि आप पॉलिटिकली खेल के मैदान में पॉलिटिक्स मत लेकर। ऐसे तो अफगानिस्तान भी कुछ कह सकता है, इंडिया ने अपना रोल प्ले कर दिया, पाकिस्तान बिल्कुल चुप रहा, तो आगे आने वाली भी टीम्स के लिए कितना बड़ा ये कहते हैं प्रेसिडेंट सेट हो सकता है। देखिए, अफगानिस्तान ने तो आपको याद हो पहले भी एक बात की थी कि जी हम तो जो जीत है वो उनके नाम करते हैं जिनको आपने यहां से इस मुल्क से निकाला था, तब भी एक्शन लेना चाहिए था। मैं खुद हैरान हूं, मैंने आपको बताया ना कि बड़ी बायसनेस किस्म की एक आईसीसी के अंदर एक लॉबिंग चलती है, जिसमें
हमेशा देखा गया कि वो शायद पैसों के आगे ज्यादा झुक जाते हैं, लॉबिंग के आगे ज्यादा झुकते हैं। आपको हमें खुद अपनी अब लॉबिंग स्ट्रांग करनी पड़ेगी क्रिकेट बोर्ड्स के साथ, क्योंकि आईसीसी जिस तरीके से एक रवैया उसने रखा हुआ है इंडिया की तरफ, आप देखें ज्यादा उनका रुझान है, चाहे उनकी आप लीग क्रिकेट की बात कर लें, चाहे पूरा का पूरा कैलेंडर आप होल्ड पे कर देते हो जब उनकी आईपीएल होती है। आई डोंट नो कि क्या आखिरकार चक्कर चल रहे हैं। आईसीसी के मेजर टूर्नामेंट्स होते हैं, जो टीम के प्लेयर्स होते हैं नेशनल टीम्स के, वो रेस्ट ले लेते हैं, वो आईपीएल खेलने चले जाते हैं, तब भी आईसीसी बिल्कुल खामोश रहता है, टीम्स खामोश रहती हैं। बैकडोर पे ब्लैकमेलिंग वाला मामला, और खास करके जितना लीग क्रिकेट के अंदर दुनिया के अंदर वो इस वक्त उनका एक स्ट्रक्चर चल रहा है, वो ब्लैकमेल तो करते हैं इस मामले के ऊपर, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान क्रिकेट को धमकी दी गई कि हम आइसोलेट करेंगे, पीएसएल को हम खत्म करेंगे। आज आपके सामने 10वां एडिशन हमने पाकिस्तान सुपर लीग का करवाया। पाकिस्तान क्रिकेट कहां खड़ी, अल्लाह का शुक्र है हम चल रहे हैं और तगड़ा चल रहे हैं इस वक्त, लेकिन लॉबिंग आपको बैकडोर पे करनी पड़ती है। आप इस वक्त एक प्रेसिडेंट है एसीसी के, आपको लॉबिंग बड़ी स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। अच्छी बात है कि आपने बहुत अच्छा स्टांस समझ रहे हैं कि पॉजिटिव स्टेप है कि एंडी पाइक्राफ्ट को हटा के रिची रिचर्डसन को उन्होंने मैच का रेफरी जो है तैनात किया गया है। यू थिंक ये पाकिस्तानी पॉलिटिकल प्रेशर था या ये वाकई आईसीसी ने इस चीज की नजरसानी की है? देखिए, जो कल अभी तो क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट तो आई नहीं है, लेकिन कल जितने मामला चल रहे थे, जो खबरें आ रही थी कि आईसीसी को खुद रियलाइज हो गया कि गलती हमारे एंड से हुई है। और आपको मैंने ये बात की ना स्टार्ट में कि अगर आप कहें कि हम बाइकआउट कर रहे हैं टूर्नामेंट का, उसका फायदा कुछ नहीं होने वाला था, वो नुकसान अब उल्टा हमारा होना था, क्योंकि आप खुद एक प्रेसिडेंटशिप पे सीट पे बैठे हुए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बड़ा तगड़ा इंटीग्रल बोर्ड है अपना एसीसी का। आप ये बेस्ट तरीका था जो अपना एक खबर आई है कि आप अभी, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं, लेकिन बैक एंड पे सबको पता है मामला है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस भी करने गई हुई थी, अपने मैचेस के अंदर आप उसको हटा सकते हैं। आप एसीसी के टूर्नामेंट में थोड़ा सा मुश्किल होता था, ये बेस्ट डिसीजन था जो आपने किया है यहाँ पर। लेकिन वही बात मैं फिर कहूंगा कि आप अपनी जाके पॉजिटिव क्रिकेट खेलें। आज इंपॉर्टेंट मैच है आपके लिए यूएई के खिलाफ। मुझे पता है जो मामला था आपके पिछले मैच के अंदर, उसको भूलना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं अवैस, दैट्स इवन वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि पाकिस्तानी कप्तान के ऊपर, सलमान आगा के ऊपर कितना प्रेशर होगा, क्योंकि अभी ये सब कुछ हो रहा है, एक गेम जो है पोलिटिसाइज बुरे तरीके से हुई है और फिर कप्तान को बहुत चीज़ें देखनी है। हाउ डू यू थिंक कि आवर बॉयज शुड यू नो रिएक्ट एंड प्ले इन द ग्राउंड? हम मज़ीद सैयद मोहम्मद अवैस से बात करेंगे, हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की बात बता रहे थे। उनका यही कहना था कि जो गेम है पोलिटिसाइज नहीं होनी चाहिए, मगर पाकिस्तान इंडिया की जो गेम है बुरे तरीके से पोलिटिसाइज हुई है। आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट आर्टिकल 2 कहता है कि कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट मैच में नहीं होगी और एक ही स्पोर्ट्समैनशिप होगा कि आप जो टीम हारती है उससे आप हाथ मिलाएं और कोई ऐसी स्टेटमेंट्स पास नहीं की जा सकती, ना वो मैच से पहले की जा सकती हैं, ना मैच के दरमियान की जा सकती हैं। तो ये सब जो ड्रामा रचाया है ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने रचाया है, ये आईसीसी ने रचाया है, और इसके साथ साथ और भी बहुत ऑफिशियल्स बीच में इन्वॉल्व होंगे जो कि मैसेजेस इधर से उधर दे रहे होंगे। मगर ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है, एक कहते हैं ना कि एक अगर वो नाको चने चुपवाना चाहती है तो परफॉर्मेंस के ज़रिए ही जवाब दे। वैसे तो ये कहते हैं कि जंग का मैदान ही था, जंग का मैदान होता तो वाकई पाकिस्तान नाको चने क्या चुपवा देता उनको, जैसे ही पाकिस्तान ने जिस तरह उनको घर भेजा था वैसे ही भेज देता। मगर ये खेल का मैदान है, खेल के मैदान को खेल की तरह ही खेलना चाहिए। और जाहिर है शायकीन क्रिकेट की नज़रें पाकिस्तान टीम के ऊपर जमी हुई हैं और पाकिस्तान टीम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ प्ले करता है, बिकॉज एशिया कप जो है वो एक इम्पॉर्टेंस रखता है और उसके बाद जो वेन्यू है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा फेमिलियर है। वेन्यू जो है हमेशा से ही स्पिनर्स के लिए बड़ा कारसाज रहा है, तो पाकिस्तानी टीम को अपनी कारकर्दगी पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। किसी भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट पोलिटिसाइज होने से ज़्यादा जो है अपनी परफॉर्मेंस को के ज़रिए जो है जवाब दे। और इसके साथ साथ एक और बात हमने यहाँ उठाई है, एतराज़ात तो बहुत से आ रहे हैं और एंडी पाइक्राफ्ट को मोहसिन नकवी की स्टेटमेंट के बाद, उनके ट्वीट करने के बाद जो है एंडी पाइक्राफ्ट को तब्दील कर दिया गया है। पाकिस्तान के किसी मैच में भी एंडी पाइक्राफ्ट मैच रेफरी के तौर पे नहीं अपनी जिम्मेदारी बतौर देंगे। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि रिची रिचर्डसन जो हैं वो बतौर मैच रेफरी जो है अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। तो इसकी जो ऑफिशियल अभी जो अनाउंसमेंट है वो कुछ ही देर में शायद हो जाएगी, क्योंकि अभी तक जो मामलात है, जो न्यूज़ है वो कल से चल रही है, मगर अभी तक कोई ऑफिशियली एडिटोरियल नहीं कहा गया। उसके साथ साथ हमने बहुत से तज्जिया देखे हैं, हमारे क्रिकेट जो गुरूज़ हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, बहुत से
प्रोग्राम में उन्होंने भी तनकीद की। उन्होंने कहा है कि हमेशा से ही देखा है आर्च राइवल्स जो हैं पाकिस्तान इंडिया हमेशा से रहे हैं, मगर आर्च राइवल का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे को गंदा कर दें। वो जंग का मैदान ही था, ये खेल का मैदान था। आज का जो मैच है पाकिस्तान वर्सेस यूएई बहुत एक इंपॉर्टेंस रखता है, और पाकिस्तान को अगर अपनी पॉइंट्स टेबल के ऊपर पोजीशन मुस्तहकम करनी है, पाकिस्तान को अगर अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करनी है, तो आज का मैच यकीनन पाकिस्तान को जीतना होगा, अच्छे खासे मार्जिन से जीतना होगा, बिकॉज इस मैच के बाद ही वो आगे अपनी जेब में जगह बना सकते हैं। और व्यूअर्स, अगर हम थोड़ी सी और भी स्पोर्ट्स के हवाले से बात करें तो स्पोर्ट्स में और भी खबरें आ रही हैं, मगर यहाँ छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप देख रहे हैं नियो पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे थे एशिया कप के हवाले से, और एशिया कप में पाक भारत मैच को एक तनाज़ा जो है वो करार दिया हुआ है, क्योंकि बहुत डिफरेंट किस्म की सिचुएशन वहाँ पैदा हो गई जब मैच रेफरी ने जो है वो एकदम से गलत किस्म की स्टेटमेंट जो है वो अगले टीम को बताना शुरू कर दी, जो कि कोड ऑफ कंडक्ट के ख़िलाफ़ था। और इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस की जो टिकट है सबसे ज़्यादा दुबई में ब्लैक में मिल रही हैं, और जो टिकट प्राइस है वो 450 दिरहम से जो है वो तजावज़ करके 3500 दिरहम तक जो है वो कर दी गई है। इसके बरक्स जो नॉर्मल मैचेस हैं उनकी टिकट 50 दिरहम से शुरू हो रही है। तो हमारे साथ मौजूद है सैयद मोहम्मद अवैस, हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट। उनसे पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। जी अवैस, आप सुन पा रहे हैं? जी जी, ये आपको पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि जितना इस वक्त एंटिसिपेशन लोगों के अंदर है, मैंने कहा कि इतवार को मैच के लेके कि पाकिस्तान अब इसका जवाब कैसे देता है, और सबकी बेसब्री से इंतजार होगा। आपको पता है पिछले मैच के अंदर एक इशू था, टिकट्स का मसला बना हुआ था कि ये टिकट्स बिक नहीं रही हैं, टिकट्स बिक नहीं रही, क्योंकि आखिरी टाइम तक लोगों के ज़हन में यही था कि शायद ये वॉक ओवर ना ले लें, जिस तरीके से चैंपियंस आपको पता उसके अंदर किया था, वर्ल्ड चैंपियनशिप अपना वर्ल्ड चैंपियंस वाले मामले में किया था, वॉक ओवर ना ले लें। तो वो कहीं ना कहीं कश्मकश लोगों में थी। फिर भी 70 से 75 अपना परसेंट स्टेडियम आपको फुल नजर आया। लेकिन ये जो मैच है इतवार वाला, ये कांटे का मैच है। ये साथ में वही मैंने कहा ना कि वो बड़ास निकालते हुए एक आप बदला लेने वाला मैच है। तो ये ज्यादा टिकट्स बिकेंगी, और ये दुबई के अंदर हमेशा होता है कि ब्लैक के अंदर टिकट्स जो हैं वो बड़ी तगड़ी अपना बिकती है, और मजे की बात है बिक भी जाती हैं। ये बड़ी हैरानी वाली बात है। दुबई इज ए न्यूट्रल वेन्यू, वहाँ यूके से भी लोग आए हुए हैं, पूरी दुनिया से लोग जो है पाकिस्तान इंडिया का ये टाकरा देखने आए हुए हैं, और हमेशा ही आते हैं। तो लोगों के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू आर प्राइसिंग द पब्लिक आउट बेसिकली। देखिए चीजें तो ये हकीकत है। अगर आप मैं क्योंकि उस मुल्क के लिए खेला हूँ यूएई के लिए, अगर आप नॉर्मली अगर बात करें तो मैं हमेशा कहूंगा पाकिस्तान इंडिया का मैच शारजाह स्टेडियम में होना चाहिए, क्योंकि एक तो वो बिल्कुल सेंटर ऑफ द स्टेडियम है, और साथ में हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी ज्यादातर आपको पता है वो बेचारे वहां पर लेबर तबका है, तो उनके लिए इजी एक्सेसिबल है वहां पर आना। दुबई स्पोर्ट्स सिटी थोड़ा सा आप लेविश कर सकते हैं कि वहां पर एक लाइफस्टाइल है। दुबई स्पोर्ट्स सिटी की स्पेसिफिकली बात करूं, स्टेडियम में थोड़ा टफ होता है वहां पर आना। फिर जितनी आपको पता है रीचेबल फॉर एवरीवन, टू बी ऑनेस्ट दैट्स नॉट रीचेबल फॉर एवरीवन। या नहीं, और जितना पिछले मैच में भी आपको याद है हर्डल्स थी अपना पाकिस्तान जो पुलिस की तरफ से, जितने अपना मामलात अपना उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्ट कहा था कि एक्शन लेंगे अगर कोई इशू होता है। तो ये संडे को जो मामला है, फिर मैं कह रहा हूँ ये बदले वाला, तो मुझे फील होता है कि पब्लिक में भी थोड़ा सा गर्मा सर्दी आपको नजर आएगी। तो देखने वाली बात है कि परफॉर्मेंस कैसी होती है। फिर वही बात है कि एट दी एंड आप परफॉर्म करें, अच्छा खेलें, कॉम्बिनेशन के ऊपर काम करें, जवाब आप ग्राउंड में दें। अच्छा, आज के मैच पे भी थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। पाकिस्तान वर्सेस यूएई आज मैच है, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान को क्या टोटल देना चाहिए, या पहले पाकिस्तान को बॉलिंग करनी चाहिए, बैटिंग करनी चाहिए इन केस ऑफ विनिंग द टॉस? देखिए टॉस तो हमेशा मैटर करता है, लेकिन जब आप बड़े टूर्नामेंट्स खेलते हो, टूर्नामेंट जब आपने जीतने हो, तो टॉस से ज्यादा मैटर करता है कि आपका डे और खास करके आपका कॉम्बिनेशन किस तरीके का बना हुआ है। आपको याद हो ट्राई नेशन सीरीज में भी हम एक वन साइडेड टीम बन के रह चुके थे। टॉस जीतो, पहले बैटिंग करो और मैच जीत जाओ। उस चीज को आपने दिमाग से निकालना है, कहीं ना कहीं आपको शायद चेज भी करना पड़े। जो इंडिया वाले मैच में था, सबने कहा जी पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग क्यों की है। आप थोड़ा सा चले जाओ पीछे। पाकिस्तान बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली अच्छा चेजर नहीं रहा। इस टीम के अंदर ऐसा कोई प्लेयर मौजूद नहीं है जो कि आपको मिडिल ऑर्डर के अंदर जाके स्टेबिलिटी देगा आपको कि एक बड़ी इनिंग्स खेल लेगा। लेकिन ये है कि टॉस तो अपनी जगह है। पाकिस्तान जिस तरीके से यूएई के खिलाफ, मैंने आपको ब्रेक से पहले भी कहा था कि आपके जो बैट्समैन है, चाहे मिडिल ऑर्डर की बात कर लें, चाहे आप कप्तान की बात कर लें, उनको अपना एक रोल जोन सा डिफाइन करना पड़ेगा। आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट
अच्छी बात है, साहिबजादा फरहान परफॉर्म करें, साइम अयूब को जेन में रखना है, उसको बताना पड़ेगा कि भाई तुम बैटिंग ऑलराउंडर हो, बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, बॉलिंग बॉलिंग ऑर्डर से नहीं तुम हो। 3 खिलाड़ी आउट करो, कोई मसला नहीं, अच्छी बात है, अच्छा लेकिन अवैस, आपसे फ़खर बैटिंग। जमान के ऊपर आप क्या कहते हैं, क्योंकि शायकीन क्रिकेट की जो नज़रें हैं फ़खर जमान पे लगी हुई हैं, ही शुड परफॉर्म वेल, तो हाउ डू यू नो सिग्निफाई दिस, इज इट इम्पोर्टेंट? देखें, ऑब्वियसली फखर जमान एक इंपॉर्टेंट विकेट है, आपको पता है जिस पोजीशन पे वो बैटिंग कर रहा है वो पोजीशन वैसी है जहां पर आपने इनिंग्स को बिल्ड करना, और जो हमेशा जो आपको एक इशू आपको पता रहा है रन बॉल का, जब हम बात करते हैं रोटेट द स्ट्राइक, और मिडल ओवर्स के अंदर आपका लास्ट टाइम भी 10 ओवर्स आपने डॉट बॉल्स खेले थे, वो पोजीशंस होती है जहां पर आप पूरा का पूरा मैच बनाते हो, जहां फखर जमान बैटिंग कर रहा है, सलमान बैटिंग कर रहा है या हसन नवाज बैटिंग कर रहा है, तो ये यहाँ तक कि आप विकेट कीपर बैट्समैन की बात करें, हारिस की पोजीशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने कहा ना जो जॉब रोल होता है वो डिफाइन होता है। जरूरी नहीं है कि हर बॉल जोन सी है वो आप बाउंड्री को क्लियर करे, अगर आप चाहते हो कि आपका स्कोर कार्ड जोन से और खास करके दूसरी टीम पे प्रेशर माउंट करता रहे, तो आपको रोटेट द स्ट्राइक बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, वो आपको करना पड़ता है, जो कि हम आज भी कहीं ना कहीं मिसिंग फैक्टर के अंदर गए। आपको याद हो ट्राई नेशन सीरीज के अंदर वो शारजा में जरूर मैचेस खेले गए थे, यूएई ने बड़ा क्लोज मार्जिन मैचेस पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान खेले, के तो खिलाफ जो खेले थे। इशू आपका रहा है जो मिड ऑर्डर के अंदर, उसको आपको कहीं ना कहीं जेन में रखना है। फिर मैं कह रहा हूं कि चाहे वो हारिस हैं, उन पे ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि जिस नाम को रिप्लेस करके वो पाकिस्तान टीम में आए हैं, वो ऑब्वियसली एक प्रेशर इंसान के ऊपर बिल्ड होता है कि यार मैंने परफॉर्म करना है और मैं उसको नाम को रिप्लेस करके पाकिस्तान टीम में आया हूँ। बिल्कुल, आप अल्लाह बात करे करते हैं कि मोहम्मद हारिस की भी प्लेसमेंट के ऊपर बहुत सी तनकीद हुई है, कभी ऊपर चले जाते हैं, कभी उनको नीचे लिया जाता है, तो आप क्या समझते हैं कि हारिस की जो पोजीशन है वो एक की फैक्टर होगा, जैसे आपने पहले ही बात की कि स्ट्राइक रोटेट करेंगे ही तो हमें कामयाबी मिल सकती है? देखिए, हारिस का आपको पता है कि जितना भी आज तक उसने क्रिकेट खेली है, चाहे आप लीग क्रिकेट की बात करें, चाहे जलमी के लिए कर लें या डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें, उसने यहाँ तो ज्यादातर वन डाउन बैटिंग की है या उसने ओपन किया और उसके अंदर ही ओपन की है। परफॉर्म किया। थोड़ा सा अगर आप स्ट्राइक रेट पे चले जाएं, रन्स पे चले जाएं, वन डाउन पोजीशन जिस पोजीशन में आप खिला रहे हैं उसने वहां पर ही 1400 या 1500 रन किए हुए हैं, और पोजीशन उसको कुछ आज सच सूट नहीं करती। मैं शोएब भाई को भी सुन रहा था, शोएब अख्तर ने भी ये बात की कि उसको आप कुछ भी कर लो, उसने खेलना ऐसी है क्योंकि उसका एक नेचुरल फ्लो ही ऐसा है। लेकिन जिस पोजीशन पे आप खेल रहे हो वो पोजीशन है जहां पर मैंने कहा ना कि आप इनिंग्स को कंस्ट्रक्ट भी करते हो, शायद आपकी अल्लाह ना करे आपकी जल्दी बारी भी आती है। जो आप शॉट सिलेक्शन उस दिन भी आप इंडिया के खिलाफ खेल रहे थे, सारी शॉट्स मिड विकेट रीजन मिड पे विकेट नहीं थी, टारगेट बिल्कुल। होती। जब आप इन विकेट्स पे होते हो तो आप ज्यादातर कोशिश करते हो कि आप बाउंड्री को खास करके हिट फ्रॉम द लाइन जो बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ द बाउंड्री, आपने बहुत कम देखी है पाकिस्तान ने उसको टारगेट किया, ज्यादातर हमारे प्लेयर्स मिड विकेट बाउंड्री को ही टारगेट करते हुए आउट हुए। फिर रोटेट द स्ट्राइक वाली पॉलिसी बिल्कुल खत्म आपकी हो जाती है। आप अभिषेक को थोड़ा सा एनालाइज करें, उसने 2 गेंदें आपको पता है, एक पे चौका एक पे छक्का मारा, तीसरी उसने बॉल को जो सा बिल्कुल डॉट किया, क्योंकि वो बॉल उसकी रेंज में नहीं थी। ये चीजें जब आप इतने बड़े लेवल पे खेल रहे होते हो आपको ऑटोमेटिकली खुद ही समझ आ जानी चाहिए। उसकी पोजीशन इंपॉर्टेंट है, बिठा के थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि बात करनी पड़ेगी उससे कि भाई जिस पोजीशन पे खेल रहे हो, जो हम चाहते हैं तवक्को तुमसे, तुमने उस पर पूरा उतरना, हमने टूर्नामेंट जीतना और उसका परफॉर्म करना बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। शाहीन शाह अफरीदी की अगर हम बात करें तो यू नो बीइंग अ बॉलर एंड इवन ही डिड परफॉर्म वेल, आई थिंक 33 रन 33 रन उन्होंने स्कोर किए थे, तो और बॉलिंग के हवाले से भी देखें तो इट वाज नॉट बैड। तो हाउ डू यू रेट शाहीन शाह अफरीदी, और शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर भी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? देखिए, शाहीन ने जो विद अ बैट परफॉर्म किया तो थोड़ा बहुत आप अच्छे स्कोर पे चले गए थे, असल यूनिट तो उनका बॉलिंग यूनिट है। थोड़ा सा आप इससे पहले ट्राई नेशन सीरीज में आप देख लें या पहले मैच में आप देख लें तो आपको अच्छे वो रिदम में भी नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से उनका फॉलो ऑन खत्म हो रहा है, दैट शोज के वो रिदम में है, 140 को टच कर रहे हैं। लेकिन लेफ्ट आर्मर वर्सेस अ लेफ्ट आर्म बैट्समैन थोड़ा सा स्ट्रगल करता है लेफ्ट आर्म पेसर जोन से, और खास करके अभिषेक का आपने देखा होगा उसने आते ही चार्ज किया था, पहली बॉल पे बाहर निकल के जो उसने बाउंड्री लगाई थी, दैट शोज के उनके इंटेंशंस क्या हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि शायद शाहीन शाह अफरीदी का दूसरे एंड पे जो एक पेस बैटरी, एक हंटिंग इन पेयर्स की बात होती है ना हमेशा, वो कहीं ना कहीं फैक्टर आपका मिसिंग नजर आ रहा था, क्योंकि एक साइड से अगर रन्स लीक हो रहे हैं तो दूसरे साइड से जो एक बॉलर होता है वो कोशिश करता है कि मैं उसकी एवरेज को मेंटेन करके मेंटेन रखूं, रखूं। उसका जो सा स्कोर का जो रन्स का जो पाइल जो लग रहा है अपना अंबार, उसको मैं रोकूं, ताकि वो जब वो प्रेशर माउंट होता है दूसरे एंड से एक बॉलर आके स्ट्राइक करता है, वो दूसरे एंड पे बॉलर आपके पास मौजूद नहीं था। फहीम को आप साथ रखते हो, मुझे आज तक समझ नहीं आती फहीम अशरफ ने कौन सी ऐसी जड़ी बूटी पिलाई हुई है कि आप उसको साथ तो रखते हो, बैटिंग के अंदर आप उसको आई थिंक अवैस हम डिस्कस ही कर रहे हैं, पीएसएल के बाद जो है फहीम अशरफ ज़्यादा जो है उभर के सामने आए, उससे पहले तो बिल्कुल डेड हो गए थे, पता ही नहीं था कहाँ थे, लेकिन पीएसएल की परफॉर्मेंस के बाद ही उनको टीम में जगह बनाने का मौका मिला है।
देखिए पीएसएल की परफॉर्मेंस होगी, मैं नहीं कह रहा कि उसने परफॉर्म नहीं किया, उसने मैचेस के अंदर जाके जो आखिरी टाइम पे जो शॉट्स चाहिए थी आपने उसने भी वो खेली हैं, लेकिन मसला इस चीज का है जब आप बॉलिंग यूनिट पे बात करते हैं, मुझे बॉलिंग यूनिट पे बात है ना कि उसको आपने रखा हुआ है एज एन ऑलराउंडर। बॉलिंग में आप उसको देते नहीं हो ओवर्स, आप हद मारो कोई 2 ओवर शायद दे दो कि उसको यूटिलाइजेशन क्या है, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही। अभी तक माइक हैसमैन की बात करें, आपको पता लोग तनकीद करने शुरू हो चुके हैं कि ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम नहीं है, पाकिस्तान की टीम है। माइक हसन की जो इस्लामाबाद यूनाइटेड थी वो सारे ऑलराउंडर्स पे ही मुश्तमिल थी, और वही चीज जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर लागू कर रहे हैं कि सबको ऑलराउंडर बनाए, किसी को स्पेसिफिक रोल ही ना करना पड़े, सब एक जैसा काम करें। देखिए ऑलराउंडर्स ऑब्वियसली एक बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट नाम की भी कुछ चीज होती है, चाहे वो बॉलर्स की बात करें चाहे बैट्समैन की बात करें। मैंने कहा ना कि जहां पर आपके जल्दी खिलाड़ी आउट होते हैं तो वहां पर आपको स्पेशलिस्ट बैट्समैन चाहिए जिसपे आप रिलाई कर सको कि यार एटलीस्ट ये रन बॉल या एक साइड पे जोन सा ये विकेट को रोक के तो थोड़ा बहुत दूसरे प्लेयर्स को साथ साथ खिलाता जाएगा। हमेशा ऑलराउंडर्स आपके लिए परफॉर्म नहीं करेंगे। टी20 मुझे पता ऑलराउंडर्स की गेम है, उसमें थोड़ा बहुत आप अपने आप को एक फ्लक्चुएट भी करते हो बैटिंग के अंदर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। लेकिन एक नए कप्तान नए कोच है, ऑब्वियसली नेशनल टीम है, रिजल्ट्स तो उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं अपने नेशनल टीम्स के साथ, लेकिन टाइम लगता है उस चीज को सेटल होते हुए। लेकिन ये जो चेंजेस मैंने कहा ना कि मुझे शायद लगता है सिर्फ आज के मैच में एक चेंज होगी, वो सुफियान को बिठा के तो शायद आप शायद नहीं मुझे है कि आप हारिस रऊफ को जोन सा वो चांस देना चाहोगे, क्योंकि बैटिंग के अंदर अगर आपको कि साइम को रिप्लेस करना है उसको रिप्लेस करना आप कर नहीं सकते हो, नहीं कर सकते, वी डोंट हैव एन ऑप्शंस बिसाइड अस। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस, जिनका कहना था कि आज का मैच पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। की प्लेयर्स के ऊपर बात की है, प्लेयर्स को अपने रोल को डिफाइन करना पड़ेगा, हर प्लेयर ऑलराउंडर बनने की कोशिश कर रहा है, मगर जो की प्लेयर्स हैं अगर वो बैटिंग के ऊपर बैठे हुए हैं तो उनको बैटिंग अच्छी करनी चाहिए, ना कि वो बॉलिंग के ऊपर तवज्जो दें, और जो बॉलर्स हैं उनको बैटिंग के बजाय अपनी बॉलिंग के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। तो एक बहुत अच्छी उन्होंने बात की है, और इसके साथ साथ एक भी और चीज़ है कि स्ट्राइक रोटेट करें। तो व्यूअर्स देखना ये कि आज का मैच कौन जीतेगा। छोटी सी ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स, आपको लिए चलते हैं ख़वातीन के किचन की जानिब। और आपको जैसे पता है कि हम सबको खाने के बहुत सा शौक़ है और रोज़ाना घर में तरह तरह के पकवान तैयार करते हैं, लेकिन आप क्या जानते हैं कि खाना पकाने के दौरान हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो ना सिर्फ खाने के जायके को मुतासिर करती हैं बल्कि सेहत के लिए भी नुकसानदेह साबित हो जाती हैं। ज़्यादा तेल डाल देना, मसाले ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना, नमक की मिकदार कम या ज़्यादा कर देना, और सब छोटी छोटी जो बातें होती हैं इनका ख्याल रखना पड़ता है, मगर इसके जो है ना इम्पैक्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आज हम अपने मॉर्निंग शो में स्पेशली हमने किचन का ये सेगमेंट जो है डिज़ाइन किया है, आपको बताया है कि कम तेल डालने से क्या असरात होते हैं, खाना कैसा बनाया जा सकता है, खाने की जो होती है वो नमकियात जो होती हैं उसको कितना इस्तेमाल करना चाहिए, मसाला जात कितने इस्तेमाल करने चाहिए। और इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है हमारे फूड एक्सपर्ट कलनरी स्पेशलिस्ट हमजा शेख, जो हमारे शो का पहले भी हिस्सा बनते रहे हैं। मैं उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम हमजा। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच। हमजा, प्लेजर इज़ ऑल आवर्स। ये बताइएगा कि हमारे यहाँ जो किचन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और ख़ातून अपने किचन से पहचानी जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जिस खातून को मिकदार का ना पता, उसको बहुत सी बातें भी सुननी पड़ती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। पहले तो उसका मियाँ ही उसको कोसों कोसों सुनाता है। तो आप क्या समझते हैं बीइंग हस्बैंड और बीइंग अ फूड स्पेशलिस्ट, ये कितना इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल, खवातीन और मर्द हजरात भी मेरे ख्याल से अब हम इतने फास्ट फॉरवर्ड टाइम इतना आगे आ गया है कि इवन आदमी भी, हम लोगों को बेसिक्स हर चीज के पता होना चाहिए, मेजरमेंट्स क्या कितना कैसे यूज होना है, सलीका। हाँ। कि अगर आप घर पे खेले और आपके 2 दोस्त आ गए हैं तो किस तरह चाय देनी है, खवातीन को तो पता ही होना चाहिए पर बंदों को भी पता होना चाहिए। और एज लॉन्ग एज जो टॉपिक है हमारा कि यूज ऑफ करेक्ट इंग्रेडिएंट्स इन द करेक्ट वे, कि आप कितनी चीज कैसे इस्तेमाल करोगे तो आपकी सेहत के लिए अच्छी है या बुरी है, उस चीज को हम आगे लेके चलते हैं। वो ये है कि देखें हम इस टॉपिक को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। एक है हमारे एवरीडे फूड, ठीक है, जो हम रोजमर्रा के खाने बनाते हैं, सादे खाने, मसर की दाल, माश की दाल, चावल, सब्जियां, शोरबे वाला चिकन, ये सब कुछ। और फिर आगे मुर्गन खाने, पाए, निहारियां, कोई वेस्टर्नाइज्ड फूड, चाइनीज, यस, ऑल दीज थिंग्स। तो हमने देखना है कि हम किस चीज को किस तरह पका रहे हैं,
और उसका प्रोसेस क्या है। अच्छा, एक खातून के लिए ये कैसे वो भांप सकती हैं कि इसमें तेल ज्यादा है, इस खाने में तेल ज्यादा है, तो उसकी मेजरमेंट कैसे हो सकती है? अच्छा, तेल जो है देखिए ना, आप अगर 1 किलो आप मतलब 5 से 6 लोगों के लिए खाना बना रहे हैं ना, तो उसमें 4 टेबल स्पून ऑयल, मतलब 50 ग्राम्स ऑयल से ज्यादा तेल नहीं होना चाहिए। अच्छा। इफ यू आर सेंसिबली डूइंग इट, तो 50 ग्राम्स जो है वो तकरीबन आपके बनते हैं 4.25 चम्मच खाना चावल खाने वाले। ठीक है। अच्छा, ठीक है। हाँ, ये 4 से 5 लोगों के लिए जो आप खाना बना रहे हैं, इसमें इतना तेल नहीं डालना, नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब लोगों को क्या आदत है, स्पेशली जब कुक्स आती हैं, जिस तरह हमने क्या किया कि रिसेंटली अपने घर से हमारी कुक आंटी को रिमूव किया और अनमोल ने खाना बनाना शुरू किया, मेरी वाइफ ने, तो वी आर सेविंग ऑन हाफ ऑफ द ऑयल। जहां पे 10 किलो तेल लग रहा था 3-4 लोगों की फैमिली में 1 महीने में, ठीक है, वहां पे हाफ से भी कम यूज हुआ है। अच्छा। तो हाँ, आप क्या होता है कि आप सिर्फ खाने को खुश शक्ल बनाने के लिए उसमें आप एक्स्ट्रा तेल ऊपर तरी हो, चमक रहा हो, जल्दी पक जाता है जब ऑयल ज्यादा होता है, अच्छा, भुना जल्दी जाता है, पर उसके साइड इफेक्ट्स आपकी सेहत के ऊपर बहुत बुरे हैं ना। अब अगर रोज इतना ज्यादा तेल कंज्यूम करोगे तो ग्रेजुअली योर गट, योर obviously the entire health will be ruined. Yes, your gut, everything, आपको लगता है आप सिर्फ मोटे हो गए। अच्छा। आप सिर्फ मोटे नहीं हो गए। We have quick questions from you. हस्बे जायका कहा जाता है, अपने मुताबिक आप डाल दें नमक इसमें। हस्बे जायका, अब हस्बे जायका, एक लड़की जो है, नई नवेली दुल्हन जो है घर जा रही है, उसको क्या पता हस्बे जायका उनका जायका कैसे है, हमारा जायका तो ये था, ये कैसे? इसमें तो 2-3 दिन लग सकते हैं ना एडजस्टमेंट में, कि थोड़ा सा पहले अब नमक, क्योंकि ज्यादा को कम करना मुश्किल है, वो एक जिस तरह टोटके हैं कि आप आटे का पेड़ा डाल दो, ये वो अगर अच्छा, नमक ज्यादा हो जाए, हाँ देखिए ना, उसमें क्या है कि अगर आपका नमक ज्यादा हो गया है ना, अभी जिस तरह परसों हमारे घर चने बन रहे थे तो उसमें नमक ज्यादा हो गया था, तो आप आटा गुंदा वालो, उसका पेड़ा डाल दो तो वो नमक को अब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है। अगर वो आटे वाली भुजिया टाइप है, उसमें आप थोड़ी सी क्रीम ऐड कर दें, 2 चम्मच दही के ऐड करके फिर भून लें, तो उसमें होता है कि नमक की तेजी कम हो जाती है। ठीक है, ठीक है। और कम नमक जो है, जो होता है उस सालन के ऊपर हम ऐसे नमक छिड़क सकते हैं? बिल्कुल, नमक को कोई पकाने की जरूरत नहीं होती है, आप नमक कम को ज्यादा कर सकते हो, ज्यादा को कम करना इज लिटिल टेक्निकल, पर कम को आप ज्यादा कर सकते हो। अच्छा, अभी मुझे बताया कि खाना अगर हमने पकाया हुआ है, उसको माइक्रोवेव में बार बार गर्म कर रहे हैं, तो खाने की जो फ्रेशनेस है वो मुतासर होती है या इट्स वेरी हार्मफुल फॉर द हेल्थ, ये भी बताएं। बिल्कुल जी, वेव्स देखें, माइक्रोवेव पूरी दुनिया में बहुत से ममालिक में तो बैन कर दिया गया है। ठीक है। माइक्रोवेव हीट वेव्स के साथ गर्म होता है, विच आर एक्चुअली कैंसरस। ठीक है। और जैसे ही आप कीमो पे या इस तरह की थेरेपीज पे जाते हो तो सबसे पहले आपको माइक्रोवेव का यूज रोक दिया जाता है। ठीक है। ठीक है। और आपका खाना खुश शक्ल भी नहीं रहता। अगर आपने फर्ज करें ग्रेवी या सालन गर्म किया है तो माइक्रोवेव में बगैर कवर किए तो वो एकदम खुश्क हो जाता है, सूख सा जाता है। तो उसका तरीका बेस्ट ये है कि आप हमेशा अगर इमरजेंसी में वंस इन अ वाइल अगर आपको कोई चीज गर्म करनी पड़ रही है तो आप उसको ढक के कवर करें। अच्छा, एक कंप्लेन होती है कि ऊपर वाला एरिया गर्म होता है, नीचे अंदर से सालन ठंडा रह जाता है। वो उसके लिए फिर आपको अच्छा माइक्रोवेव चाहिए। वेव्स के साथ गर्म होता है। नॉर्मली माइक्रोवेव काम ऐसे करता है कि वो अंदर से बाहर आती है हीट। ठीक है। पहले अंदर से गर्म करता है फिर बाहर आता है। अगर आपके पास अच्छा माइक्रोवेव और माइक्रोवेव में जब भी आपने खाना पकाना, यू मेक श्योर दैट यू कवर योर फूड। आपने जब भी खाना गर्म करना है वेव्स कम से कम उसके ऊपर तक जाएं खाने तक। ठीक है, ये भी आपकी अच्छी जबरदस्त किस्म की टिप है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं, जैसे हमारे यहाँ सब्जी जो है बहुत ज्यादा फ्रिज में पड़ी होती है, बाय द एंड ऑफ द डे हम फेंक देते हैं उसको, हमें लगता है कि ये रॉटन हो रही है या खराब हो गई है, तो सब्जियों के लिए कोई फ्रेशनेस का तरीका है या सब्जियों को हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा देखिए, कुछ सब्जियां हैं जिनको रखा जा सकता है, आलू, प्याज, टमाटर को फ्रीज करके रखा जा सकता है, पर रोजमर्रा पकाने वाली सब्जियां जो है ना उनको आप फ्रेश लाएं और फ्रेश ही इस्तेमाल करें। तो और देखें, सब्जियों को लाने का सबसे तरीका ये कि उनमें पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं। जब भी आप सब्जी लाएं उसको अच्छे से धो के ड्राई करके रेफ्रिजरेट करें। सब्जी को विनेगर से धोना चाहिए? बिल्कुल विनेगर से धोना चाहिए। जो सब्जी सेंसिटिव नहीं है और जिसके ऊपर छिलका है प्रॉपर, उसको आप विनेगर के साथ धोएं, बेकिंग सोडा डिप करके धोएं। उसके ऊपर जितने पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं वो बहुत हद तक जो है खत्म हो जाते हैं। लोग क्या करते हैं, सब्जी लाए ऐसी छीली, उसने का छिलका उतर गया, बस इसको करके नहीं, आप उसको पहले अच्छे से वॉश करें, उसको ड्राई होने दें, थोड़ा सा टाइम दें ड्राई होने का, और फिर उसको यूटिलाइज करें। इवन आलूओं को भी आप अच्छे से पानी में डाल के आप रख सकते हैं। एग्जैक्टली, उनको वॉश करके अच्छे से फिर इस्तेमाल करें हर सब्जी को। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी समझा जाता है कि अच्छा खाना वही बनाता है जो सबसे ज्यादा मसाले डाले। हम डब्बे से निकालते हैं मसाले, सब अंदर डाल देते हैं। अच्छा, खुश जायका खाना जिस तरह बात हो रही है ना, तासीर होती है हाथ की। मतलब मैं खाना बनाऊंगा, आप खाना बनाएंगे, हो सकता है मेरा इतना अच्छा ना बने, हिना का बहुत मजेदार बने और उसमें हिना ने सिर्फ नमक, काली मिर्च और कुछ चीजें डाली हों,
टेक्निक और तासीर होती है। और वो क्या होता है, वो कैसे आप बरकरार रख सकते हो? आई थिंक इट्स मोर ऑफ समथिंग वेरी स्पिरिचुअल, नेचुरल, जो अंदर से आती है। अगर आप बीवी को गुस्सा दिला के खाना बनवाओगे ना तो खाना बहुत बुरा बनेगा। हाँ। अगर आप उसको खुशी से प्यार से कहोगे बेगम आज कुछ अच्छा सा बनाओ, हाँ। हम खाते हैं, हाँ। तो आप देखिएगा उस दिन खाने का जायका कितना अच्छा होएगा। मेरे ख्याल से आप एनर्जीज, खाना जो है ना, हाँ। एक ऐसी चीज है कि जिसमें आप एनर्जीज अपनी कन्वर्ट करते हो। हाँ, हाँ। अच्छा, तो ये ज्यादा मसाला जा जो है वो जरूरी नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली ये बड़ा इंफॉर्मेटिव सेशन कर रहे हैं, बिकॉज जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं खासतौर पर जो खातून है उनके लिए इंपॉर्टेंस है, जिनकी नई नई आगे शादियां होने वाली हैं, घर जिन्होंने जाना है, जिन्होंने पहली खीर बनानी है या पहला सालन बनाना है। कीप इट बेसिक गर्ल्स एंड गाइस, कीप इट बेसिक। हर चीज बहुत ज्यादा गरम मसाले भी डाल दो, ये भी डाल दो, जो पड़ा है डाल दो, नहीं, हर चीज में हर चीज नहीं जाती। आजकल इंटरनेट पे हर चीज अवेलेबल है, वहां से भी देखें, जनरल अपने जहन को भी इस्तेमाल करें। और मेरे ख्याल से बेसिक्स तो 10, 12, 13 साल के बच्चे को अपने सिखाने शुरू कर देने चाहिए, आना चाहिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ जो बड़ी बूढ़ियां हैं, हमारी जो माशाल्लाह सारी जो ओल्ड जितनी भी जनरेशन है, वो कहती हैं कि डब्बे के मसाले या डब्बा जात ना इस्तेमाल किया जाए। हाँ, वो कि हमारी न्यू जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, कैसे कब कर सकते हैं? देखिए, इट्स अ चीट, ठीक है, वो इट्स अ वे आउट, सही है ना। आपको वो भी आप इस्तेमाल कर लो, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, कब से वो पैक्ड होते हैं, वैक्यूम सील्ड होते हैं। मसालों का बेस्ट तरीका ये कि आप लाओ खुले मसाले घर पे, ठीक है, उनको आप ड्राई रोस्ट करो ताकि उनके अंदर से सारी कंटेमिनेशन, कोई छोटे माइट्स ने बच्चे दिए हुए हैं, कोई कीड़े हैं, कुछ भी हैं, वो ड्राई रोस्ट करने से, हीट पे जाने से वो सब खत्म हो जाता है, वो सैनिटाइज हो जाते हैं। और उसके बाद उनको पीस के फ्रेश कूट के रखो और अपने जहन के हिसाब से देखें 5-6 मेन मसाले हैं, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जीरा, सूखा धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, इनको बैलेंस करके आप कुकिंग शुरू करें और ग्रेजुअली फिर आप खसखस, जायफल, जवित्री और ये सारी चीजें अपनी एक्सपेरिमेंट करके ऐड ऑन करें अपने, ठीक है। और उसमें अच्छा, एक लास्ट चीज, चीनी में अगर कीड़े पड़ जाएं तो क्या करना चाहिए? फेंक दें। नहीं, वो कहते हैं ना कि लौंग आप इस्तेमाल करें। हाँ। वैसे अगर देखें, ये आपने बड़ा है ना अपने मासूमाना सवाल कर रही हैं आज। हाँ। अगर चीनी में कीड़े, देखें क्या होता है कि जब कीड़ी पड़ती है ना, कीड़ी जब चीनी खाती है तो चीनी में वापस से बैक्टीरिया भी और वो पूप आउट भी करती है। तो आपके आटे में, मैदे में, जिसके अंदर आपको सुसरी, कीड़ी, कीड़ा कुछ भी आ गया किसी भी किस्म का, तो उसको आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। और उसको, हाँ, आप लौंग रख सकते हैं, आप आटे के साथ बना के आप कुछ भी इस तरह की जो चीजें हैं वो कर लें, बल्कि इनको हम फूड ग्रेड टोटके नहीं है, इनको हम रेकमेंड नहीं करते। जब भी कुछ आप एयरटाइट जार्स में रखें, जब भी कुछ आ गया है डिस्कार्ड कर। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है फूड एक्सपर्ट हमजा शेख, जिन्होंने बताया कि टेक्निकलिटीज़ क्या होती हैं और खाना बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। उन तमाम ख़वातीन के लिए जिनकी नई नई शादियाँ होने वाली हैं, जहाँ घर में जो है पहली बार किचन का उन्होंने होल्ड ले लिया है, सासू माँ ने होल्ड जो है उनको दे दिया है, तो ये सारी जो टिप्स हैं उनके लिए बहुत मुफीद जो है साबित हो सकती हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं ख़वातीन की सेहत के हवाले से और एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू के हवाले से। हमारी ख़वातीन और बच्चियों की सेहत से जुड़ा एक नहायत ही अहम मसला है सर्वाइकल कैंसर। पाकिस्तान में पहली बार कौमी सतह पर HPV वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़ किया गया है, जिसके तहत 9 से 14 साल की उम्र की तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख लड़कियों को ये वैक्सीन मुफ्त दी जा रही है। ये वैक्सीन दुनिया भर में साबित शुदा है कि सर्वाइकल कैंसर की तकरीबन 90% केसेस को रोकने की सलाहियत रखती है। सर्वाइकल कैंसर पाकिस्तान में खवातीन को लाहक होने वाला तीसरा बड़ा कैंसर है और खास तौर पर 15 से 44 साल की खातून जो है तेजी से इसमें बढ़ रही हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसे बर वक्त वैक्सीन और एहतियात के जरिए बड़ी हद तक रोका जा सकता है, लेकिन दूसरी जानिब बदकिस्मती से सोशल मीडिया पर इस वैक्सीन के बारे में कई अफवाहें जो है गर्दिश कर रही हैं। बाज़ लोग ये दावा करते हैं कि ये वैक्सीन लड़कियों को माँ बनने से रोक देती हैं या इनकी तौलीदी सेहत पर असर डालती है। हकीकत क्या है, वैक्सीनेशन कितनी महफूज है और खातून और जितनी भी तमाम खवातीन हैं उनके हवाले से किन किन बातों पर तवज्जो देनी चाहिए, आज हम तमाम सूरत हाल पे बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर समीना हक ने, जो कि IVF स्पेशलिस्ट भी हैं, जिनको मैं शो में वेलकम करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर समीना। थैंक यू हिना। डॉक्टर समीना, बहुत बड़ा मसला है सर्वाइकल कैंसर। पाकिस्तान में इसकी वैक्सीनेशन जो प्रॉपर मुहिम उसका आगाज़ कर दिया गया है। अ लॉट ऑफ पेरेंट्स जिनकी बेटियां छोटी हैं वो इस वैक्सीनेशन लगवाने से ना बहुत ज़्यादा उनको ना डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, या वो लगवाएं या वो ना लगवाएं। क्या रिकमेंड करती हैं, क्योंकि इट्स अ क्लियर मैसेज टू आवर ऑडियंस।
बेटा क्लियर मैसेज तो ये है कि वक्त ज़ाया किए बगैर इसको लगवा लें, क्योंकि ये एक सर्टन लिमिटेड टाइम के लिए गवर्नमेंट ने ऑफ़र की है फ्री वैक्सीन। वैक्सीन बहुत महंगी है इसकी, ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैक्सीन है। और जो सर्वाइकल कैंसर है, जो यूट्रस के माउथ का कैंसर है, ये वायरस करता है, ये इन्फेक्शन से होती है। बहुत सी बच्चियां इन्फेक्ट होती हैं, लेकिन उनमें से कोई 5 to 10% फिर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है इसको कैंसर में चेंज कर देता है। तो इसलिए ये पेपिलोमा वायरस को जो 16 और 18 उनके ट्रेट्स होते हैं, उनकी किस्म होती है, वो ये कैंसर करती है। और ये लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप, बैड हाइजीन, लैक ऑफ नॉलेज, मल्टीपल बर्थ्स, बहुत सारे बच्चे पैदा करने से भी वो प्रोन हो जाती है। और ये शादी के बाद इन्फेक्शन होती है ज़्यादातर, वरना तो वो प्रोटेक्टेड रहती है। तो इसलिए तकरीबन 5000 नए केसेस जो हैं वो पाकिस्तान में एवरी ईयर रिपोर्ट होते हैं। अच्छा। कोई 3500 औरतें सर्वाइकल कैंसर से उनकी डेथ हो जाती है। तो ये वैक्सीन जो है, मेरा पैगाम पेरेंट्स के लिए ये है कि क्योंकि हुकूमत ने ये फ्री वैक्सीन, ये सर्टन शायद ये 15 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के दरमियान लगनी है, सितंबर से, तो इसलिए आप इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। पहले डबल वैक्सीन लगती थी, एक लगती थी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर 2 में आई। अब ये सिंगल वैक्सीनेशन है जो उसको सारी उम्र के लिए एक ही बार लगवानी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक ही डोज लगनी है और ये पूरी लाइफ। अच्छा डॉक्टर समीना, मैं पूछना चाहूँगी, बिकॉज इट्स अ क्लियर मैसेज, हमें टैबूज के बारे में बात करनी चाहिए, स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करना चाहिए, क्लीशे चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए। ये सर्वाइकल कैंसर होता कैसे है, कब कब, क्योंकि इट्स एन अवेयरनेस अगेन। बिल्कुल, कैसे होता है, कब कब होता है, किन चीज़ों का एहतियात करनी चाहिए, कौन कौन सी अलामात जो हैं वो शामिल होती हैं? बेटे सर्वाइकल कैंसर 10 साल लगते हैं उसको बनने में। ये नहीं है कि अभी वायरस लगा और कैंसर बन गया, ऐसा नहीं है। और यूट्रस का माउथ अपने आप को पेश करता है कि प्लीज़ मुझे चेक कर लो, मैं तो सामने पड़ा हूँ, कोई अंदर नहीं जाना जिस्म के। और इसके लिए एक सिंपल सा टेस्ट है पैप स्मीयर। पैप स्मीयर क्या होता है कि शादी के बाद, बाहर के मुल्कों में तो शादी से पहले, क्योंकि वो शादी से पहले ही सेक्सुअली एक्टिव हो जाती हैं, जब बच्ची सेक्सुअली एक्टिव हुई है उसके अंदर HPV वायरस इंट्रोड्यूस हो सकता है और उस वक्त से उसको एक पैप स्मीयर करवा लेना चाहिए। पैप स्मीयर क्या चीज़ है? वो एक गायनेकोलॉजिस्ट एक स्पेकुलम डालती हैं, उधर यूट्रस का माउथ नजर आना शुरू हो जाता है। ठीक है। उसके ऊपर जो सेल्स होते हैं वो एक सर्टन स्पैचुलास और स्पेशलाइज्ड ब्रशेस होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक तो स्लाइड पे हम आम हेयर स्प्रे को स्प्रे कर दें, वो अल्कोहल उसमें होता है तो वो फिक्स हो जाती है, आप किसी को भी किसी टाइम पे भी जाके पैथोलॉजी लैब में दे दें। एक होता है डिप करते हैं, वो फ्लूइड कुछ लैब्स देती हैं कि एक स्टेरलाइज फ्लूइड होता है और एक ब्रश होता है, ब्रश के साथ आप पूरी सर्वाइकल वो जो कैनाल होती है और बाहर उस पे से सेल्स उतार के आप वो ब्रश उसमें डिप करके सील करके भेज देते हैं। तो ये जो लेटेस्ट मैंने आपको बताया ब्रश वाला और फ्लूइड वाला, दिस इज बेटर। जैसे बायोप्सी होती है नॉर्मली, वो भी पानी मतलब वो शेड ऑफ सेल्स होते हैं ना, हमने तो शेड ऑफ सेल्स को ही उतार के, तो इसमें बल्कि एंडोमेट्रियल कैंसर भी आ जाता है, ट्यूब्स का कैंसर, क्योंकि सारा फ्लूइड नीचे ही आ रहा होता है ना, तो उसमें कोई भी चीज आप डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो पैप स्मीयर या पैप वो जो वो टेस्ट होता है इसका, वो जरूर करवाना चाहिए। अच्छा, जो लोग इस कैंसर में मुब्तला हैं, जैसे कहा है कि आपने बताया कि हर साल 5000 खातून जो हैं वो इससे नए केसेस भी आ रहे हैं, गुजर भी रही हैं, तो उनको कितनी ये कहते हैं तकलीफ दे ये मरहला है, उनकी ट्रीटमेंट कैसे होती है अगर वो वैक्सीनेशन जिन्होंने नहीं लगवाई हुई? बेटे ये कैंसर जो है ये शोर मचा रहा होता है कि मैं अपनी इनिशियल स्टेजेस में हूँ, मुझे पकड़ लो। औरत की जान बच सकती है, टोटल इरेडिकेशन हो सकती है कैंसर की, क्योंकि उतना हिस्सा हम चॉप ऑफ कर देते हैं, बच्चा भी बाद में पैदा कर सकती हैं यूट्रस इसमें। ठीक है, यूट्रस का माउथ है ना, यूं करके यूट्रस है, यहाँ उसका माउथ है, सिर्फ ये माउथ का कैंसर, सर्विक्स माउथ को कहते हैं। ठीक है। अब बात ये है कि
उसको 2 मेंसेस के बीच में स्पॉटिंग अगर शुरू हो गई है, ठीक है, उसको ब्लड स्टेन डिस्चार्ज आ रहा है, डिस्चार्ज ज्यादा है, ठीक है, स्मेली है, ठीक है, और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के बाद, इसको हम पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग कहते हैं, अगर उसको दाग लग रहा है, इसको इग्नोर ना करें प्लीज। ठीक है, ये अलामात हैं सारे। ये अलामात हैं, ये अलामात हैं, और ये पहले से बता रहा होता है। और ये जब एटिपिकल सेल्स या बाहर की जिल्द में ये स्टार्ट होता है तो ये सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। अब जब ये सिम्टम्स शुरू हो गए, इसको बनने में भी कई साल लगे हैं। ओके, उसके बाद प्रॉपर कैंसर जो फिर इलाज के काबिल नहीं रहता, वो फिर 5-6 साल लेता है। हमारी औरतें अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। मी फर्स्ट फिनोमेना ये है कि आप ज़्यादा ज़रूरी हैं। किचन की दीवार पे लिखें मी फर्स्ट। आपको इतनी सी भी कोई गुठली ब्रेस्ट में नजर आ रही है, आपके निपल से थोड़ा सा ब्लड स्टेन डिस्चार्ज है, आपको पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग है, आपको 2 मेंसेस के बीच में स्पॉटिंग हो रही है, प्लीज प्लीज इसको इग्नोर ना करें। ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है ना कि वो यूट्रस में से कोई हार्मोनल इम्बैलेंस निकल आया, कैंसर नहीं निकल आया। दिस इज अ वेरी वेरी गुड नेगेटिव इंफॉर्मेशन जो आपके लिए जरूरी है। बाहर के मुल्कों में उन्होंने, नीदरलैंड्स में तो 0 सर्वाइकल कैंसर हो गया, क्योंकि वो घरों में जाके पैप्समेयर करते हैं, उनको स्क्रीन करते हैं, उनको सब कुछ करते हैं। और वो एक शीशे की स्लाइड चाहिए और एक स्पैचुला अगर नहीं है, कोई भी स्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट से डॉक्टर या नर्स उसका बना के स्मीयर, और कोई अल्कोहल की भी जरूरत नहीं है। ये जो हेयर स्प्रे होता है उसमें अल्कोहल होता है, आप उसको स्प्रे करके वो फिक्स हो जाता है, वो खराब नहीं होता, उसको कभी भी है। अच्छा, आपने देखा है कि सोशल मीडिया पे बहुत अजीब अजीब किस्म की अफवाहें आ रही हैं, ये वैक्सीन लड़कियों को बांझ बना देती हैं, आप इसके बाद कंसीव नहीं कर सकते, या मे बी डेथ रेट हो जाए, क्योंकि हमने जैसे पहले भी सुना था कोविड की वैक्सीनेशन के बाद हार्ट अटैक्स बहुत ज्यादा होना शुरू हो गए हैं। आप क्या समझती हैं, ये अफवाह जो है, इज इट ट्रू? इट इज बेसलेस। एक वायरस है, वो एक कैंसर कर रहा है। अल्लाह सुब्हानो तआला ने यूट्रस का माउथ दिया हुआ है कि डायग्नोज करो, इससे बच जाओ। तो वैक्सीन अगर इजाद हो गई है तो ये तो बहुत पुरानी वैक्सीन है, ये कोई नई तो आई नहीं है। हम तो इसलिए पेशेंट्स को रूटीन में पब्लिक सेक्टर में नहीं लगा सकते थे कि ये महंगी बहुत थी। अब तो ये बहुत महंगी है लेकिन फ्री मिल रही है, प्लीज इसका फायदा उठाएं। मुझे डेली कोई 8-9 फोन आ जाते हैं मेरे पेशेंट्स के, जी हमारी बेटियों को वो लगा रहे हैं, क्या हम लगा लें कि नहीं। तो मैं उनको कहती हूँ टाइम ज़ाया किए बगैर, इससे पहले कि वैक्सीन खत्म हो जाए हुकूमत के पास, गो एंड गेट इट डन। HPV वैक्सीन अब तो स्कूल्स में उन्होंने ये मुहिम 9 से 14 साल की उम्र में ये वैक्सीन लग जाएगी। वो सारी उम्र, आप यकीन करो है ना, जिसको सर्वाइकल कैंसर हो जाता है ना वो जिंदों में है ना वो मुर्दा में है, इतना तकलीफ दे होता है, इतनी तकलीफ होती है कि पहले ये सर्विक्स में होता है, फिर ये फैलता है अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को। सर्विक्स जो है ना, उसके बिल्कुल पास से पेशाब की नाली गुजर के मसाने में जाती है। सबसे पहले वो पेशाब की नाली को इन्वॉल्व करता है, फिर जो तकलीफ गुर्दे की होती है और जो पेशाब की तकलीफ होती है, और फिर फिस्टुला बन जाता है। फिर वो एक तो कैंसर के ब्लीडिंग से बेचारी तकलीफ में होती है, तकलीफ दे भी बड़ा होता है, फिर पेशाब जो है वो गिरना शुरू हो जाता है, वो किसी चीज़ से रुकता नहीं है। आप अगर मसाने, आप अगर पेशाब की नाली भी डाल देंगे तो सुराख तो कहीं और बना हुआ है ना, यूरिटेरिक फिस्टुला बना हुआ है, वो तो लोग उससे दूर आएंगे, उसमें से पेशाब की बू आनी शुरू। एक इधर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वैक्सीन लगवाने के बाद आमतौर पे नोशन दिया जा रहा है कि कुछ लोगों को इसके साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। पहले केमिकल कंपाउंड एक बार पढ़ लें, आपको किसी ड्रग से या मेडिकेशन से कोई आपको वो तो नहीं ड्रग, क्योंकि बहुत सी हो जाती है ना साइड इफेक्ट्स हो जाती हैं, कोई ड्रग इरप्शन तो नहीं है, तो इज इट ट्रू? नहीं बेटे, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। You can have it. Anyone can have it. I haven't seen any side effect of it. कोई chemical compound देखने की जरूरत नहीं है। No, it's not chemical. It is. अब आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन वैक्सीन जो होती है उसमें केमिकल कंपाउंड्स नहीं होते उसमें, ठीक है, वो एक है जो सबके लिए ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो चीज़ है कि जो औरतें ये समझ रही हैं कि अल्लाह ना करे वो कंसीव नहीं कर सकती, वो बांझ बन जाएंगी या ज़चगी के दौरान उनको कोई प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, तो उसको भी क्लियर आप कर दें। बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा जब आपका वायरस ही अटैक नहीं करेगा, और आप बल्कि बांझपन से बच जाएंगी। अगर एक यंग बच्ची को सर्वाइकल कैंसर हो गया है, ज़्यादातर वैसे ये 10 साल लगते हैं, जैसे वो इन्फेक्ट हुई है, 25 साल की उम्र पे शादी हुई है,
सेक्सुअल इंटरकोर्स से उसको इन्फेक्शन हो गई है, उसके बाद वो 30-35 साल पे जाके फुल फ्लेज कैंसर जो है वो तब अपीयर होगा, लेकिन उसको सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। प्लीज उसको इग्नोर ना करें, उसको इग्नोर ना करें, लोग इग्नोर कर देते हैं। उनको दिखाएं, बिल्कुल स्मीयर करवा लें ना। आपको तो पता है कि ये एजुकेट करने का आपने बहुत अच्छा सेशन ये किया है कि लोग एजुकेट हो जाएं कि जिनको अगर नहीं भी है पोस्ट क्वार्टल ब्लीडिंग या 2 मेंसेस के बीच में स्पॉटिंग नहीं भी है, दे शुड गेट इट डन एवरी ईयर। अगर उसमें कोई थोड़ा सा कोई शक है कि अभी एटिपिकल सेल्स नहीं बने लेकिन उससे पहले कुछ चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं सेल्स में, तो फिर वो क्या करें कि एवरी 6 मंथ्स कराएं। और अगर एटिपिकल सेल्स आ गए हैं और वो उनकी बायोप्सी, एक कोन बायोप्सी होती है, वो हम कोन निकाल देते हैं, सर्वाइकल कोन निकालते हैं उसकी, तो उसके बाद फिर वो एवरी 3 मंथ्स, और फिर अगर वो 2 साल तक कैंसर से फ्री होती हैं, कोई एटिपिकल सेल नहीं है, फिर वो एवरी ईयर करवाना शुरू करें। बट इट शुड बी लाइफ लॉन्ग, हर साल सेक्सुअली एक्टिव औरतों को हर साल पैप स्मीयर करवाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं जैसे कि सर्वाइकल कैंसर की तो वैक्सीनेशन आ गई है, हमारे यहाँ हर 9 में से 1 खातून जो है ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला है। हर 7 में से 1 खातून ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला है। पहले 9 थी, अब रेशो में भी ज़्यादा हो गई हो, तो उनके लिए तो कोई ऐसी वैक्सीनेशन नहीं है। और ये होता है कि उनको एक प्रॉपर प्रोसीजर से जाना पड़ता है, या 40 से ऊपर तो मेमोग्राफी होती है, 40 से नीचे हो तो ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड होता है, जो कि हम सब हर साल कराते हैं। मैं खुद कराती हूँ कि अल्ट्रासाउंड, बिकॉज इन माई एज मेमोग्राफी तो 40 के बाद होती है, 40 के बाद अब तो कर दी उन्होंने। तो आप क्या समझती हैं, क्योंकि हम आज कैंसर पे बात कर रहे हैं, इट्स एन अवेयरनेस सेशन, खातून, हमारी खवातीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री। क्या कहती हैं कि जिन औरतों को ब्रेस्ट कैंसर भी है उनको क्या करना चाहिए? देखें, अगर उसकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर है, उसकी माँ को हुआ है या खाला को हुआ है या सिबलिंग्स में से किसी को हुआ है, वो जेनेटिकली प्रोन है। जेनेटिकली प्रोन होने का मतलब यह है कि उसको जो भी फैक्टर्स ब्रेस्ट कैंसर करते हैं उस पर जल्दी असर करेंगे। उसमें से आप अपना लाइफस्टाइल चेंजेस करें, आप अपने फूड पे ध्यान दें, आप शुगरी चीज़ें ना खाएं, आप अपने आप को सही स्लिम रखें और अपनी डाइट को कंट्रोल करें। जैसे कि बाकी सारी चीज़ों में टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, ये भी हार्मोनल डिपेंडेंट है, तो आप हार्मोन डिसरप्टर्स जो हमारी ज़िंदगी में इतने आ चुके हैं, उन पहले तो ये है कि आप उनसे बचें अगर आप जेनेटिकली प्रोन हैं। उसके बाद सिगरेट स्मोकिंग, अगर हस्बैंड स्मोक कर रहा है तो वो पैसिव स्मोकिंग कर रही है बेचारी कमरे के अंदर, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर ये कि अपना अल्ट्रासाउंड, कोई भी गुठली छोटी सी भी अगर आपको फील हो रही है पेनफुल या पेनलेस, जो पेनलेस है, जो पेन नहीं कर रही, वो ज़्यादा चांस है कि कैंसर है। ये चोर खामोशी से आता है, ये कोई दर्द बता के नहीं आता। और आप अपना सेल्फ अपना मुआयना भी आप कर सकते हैं, मुआयना करें। और अगर आपको कोई भी शक है कि थोड़ा ब्लड स्टेन निपल में से डिस्चार्ज आ रहा है, उसको इग्नोर नहीं करना, प्लीज इग्नोर नहीं करना। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थी सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर समीना हक, और ये भी कहना है कि HPV जो वैक्सीनेशन है, जो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन है, जो जिसकी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है, और आजकल स्कूल्स में जो है स्पेशली पेरेंट्स के ज़रिए ये पूछा जा रहा है कि आपकी बेटी को वैक्सीन लगा सकते हैं, तो प्लीज़ इट्स अ पब्लिक सर्विस मैसेजेस टू ऑल ऑफ देम कि प्लीज़ अपनी बच्चियों को 9 साल की उम्र से लेकर 14 साल की उम्र तक की बच्चियों को प्लीज़ वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि ये एक बहुत संगीन बीमारी है। अगर ये बीमारी अल्लाह ना करे किसी को हो जाए तो इसके बहुत बुरे आफ्टर इफेक्ट्स आ सकते हैं, और इवन ये जानलेवा भी हो सकती है। तो उन तमाम खवातीन के लिए जिनकी बच्चियां छोटी हैं, आप अपने घर से इस मुहिम का जो आगाज़ करवाएं, और प्लीज़ जो वैक्सीनेशन लगवाने आ रहे हैं उनको वेलकम करें, अपने दरवाजे खोल दें, क्योंकि ये आपके लिए एक ठंडी हवा का झोंका है जो कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो कर रही है। व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, एक बड़ा और परेशान कुन इंकशाफ सामने आया है। जाली फुटबॉल टीम बनाकर 17 नौजवानों को जापान भेजने की वारदात का कहते हैं ना कि इसमें मुलव्वस एक इंसान स्मगलर को FIA की गुजरांवाला टीम ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। FIA के मुताबिक मुलजिम वकास अली ने इस फ्रॉड के लिए पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का जाली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और वजारत खारजा का जाली NOC इस्तेमाल किया। इस जालसाजी के जरिए 17 नौजवानों को वीज़ा लगवा
उड़वा कर जापान भेजने की कोशिश की गई और हर नौजवान से तकरीबन 40 लाख से 45 लाख रुपए वसूल किए, रकम जिसका दायरा बहुत ज्यादा बड़ा था और जिससे वाज़ेह होता है कि एक मुनज़्ज़म तिजारती बुनियादों पर होने वाली स्मगलिंग थी। FIA का कहना है कि मुलजिम उस तर्ज़े वारदात 2024 में भी गई थी और जब इसकी तादाद यानी 17 नौजवानों को विजिट वीज़े के जरिए जापान जो है भेजा गया था। तो इदारा मजीद सहूलतकारों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा है और शवाहिद जो है वो भी इकट्ठे कर रहा है और अफराद तक रसाई की कोशिशें भी जारी हैं। ये वाक़या आवाम के लिए कई सवालात खड़े करता है कि ऐसे जाली कागजात कैसे जारी हो सकते हैं, मकामी और गैर मुल्की इदारों की जांच पर वीज़ा और NOC लेना और उसकी जांच ना किए बगैर कैसे मुमकिन हो सकती है। इन सब और ये सब चीज़ों को अहम नौजवान की हिफाजत और मुस्तकबिल के लिए किन इक़दामात की ज़रूरत है ताकि ख़ानदानों की जो उम्मीदें हैं वो ख़तरे में डालने वाली जो स्मगलिंग एजेंसीज़ हैं और जैसी वारदातें हैं उनको रोका जा सके। हम वाज़ेह तौर पर कह सकते हैं कि इंसानी स्मगलिंग जो है एक संगीन जुर्म है, ना सिर्फ माली इस्तेसाल बल्कि इंसानी जानों के साथ भी छेड़छाड़ का मामला है। वालिदैन जो हैं, नौजवान और माशरा इस ज़मन में मोहतात रहें और गैर मुस्तनद रास्तों से बैरून मुल्क जाने की बिल्कुल जो है वो कोशिश ना करें। हमने पहले भी देखा था कई वाक़यात ऐसे आए हैं, लोग यूरोप के ज़रिए जो है तुर्की के ज़रिए यूरोप जाते थे जिसमें कश्तियाँ भी उल्टी हैं, लोग जो हैं वो गुम भी हो गए हैं, इसके अलावा मिसिंग लोग भी बहुत ज़्यादा हैं और उनकी मौत भी वाक़या हुई है, वो अपनी जानों के नजराने दे चुके हैं। तो इस किस्म की जो कोशिशें हैं वो बहुत बड़ा नुकसान कर सकती हैं और हमें इस मौके पर जो ना मुतलका हुकाम से भी मुतालबा करना चाहिए कि वो जल्द अज जल्द जो है वारदात की पूरी तहकीकात मुकम्मल कर लें, मुलव्वस और सहूलतकारों और नेटवर्क को बेनकाब करें और सरहद पार इंसानी स्मगलिंग के ऐसे रास्तों को बंद करें। इस तरीके से सरकारी इदारों को अपने रिकॉर्ड्स और जारी करदा सर्टिफिकेशन की तस्दीक के सख्त मैकेनिज्म जो है नाफिज करने की ज़रूरत है ताकि जाली दस्तावेज़ात का जो सिलसिला है वो ख़त्म हो सके। अभी भी FIA की जानिब से तफ्तीश जो है वो जारी है और मज़ीद गिरफ्तारियाँ जो है मुमकिन है। जैसे ही केस में कोई नई पेशरफ्त होगी आपके सामने हम ज़रूर लाएंगे, मगर हम अपने व्यूअर्स को बार बार इस चीज़ से आगाह कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो हैं, ऐसे फ्रॉडस्टर्स जो बैठे हुए हैं जो कि लोगों को इंगेज करते हैं, जो गैर कानूनी रास्ते से लोगों को बाहर भेजना की कोशिश करते हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्स भी गलत होते हैं, NOC भी गलत होता है और वो फॉरेन मिनिस्ट्री से जो टेस्टेशन भी कराती है वो भी जाली होती है। एटलीस्ट आप डॉक्यूमेंटेशन को टेस्ट सही तरीके से कराएं और एक प्रॉपर चैनल से अपने बच्चे को भेजें, चाहे वो स्टडी बेसिस पे हो, चाहे वो वर्क परमिट की बेस पे हो, चाहे वो विजिट वीज़ा की बेस पे हो। लेकिन किसी भी जायज़ केस को कभी भी कोई भी मिनिस्ट्री जो है वो नज़रअंदाज नहीं कर सकती। तो और उसके साथ साथ लोगों के पास इतना ही पैसा है कि एक एक बंदे को 40 से 45 लाख रुपया दे रही हैं और वो भी गैर कानूनी रास्ते से जाना चाह रहे हैं जिसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है, उनको ये नहीं पता कि इस रास्ते से उनके बच्चों को लेके जाएंगे। इसके साथ आपने देखा कि यूनान में कश्ती वाक़या हुआ, स्पेन के करीब जो है 2-3 कश्तियाँ उलट गई हुई हैं और जिससे सारे के सारे अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए हैं, मिसिंग रिपोर्ट्स हुई हैं। उनके वालिदैन पीछे बेयारो मददगार बैठ के उनकी राह देखते हैं कि कभी फ़ोन आ जाएगा, कोई उनका खाता आ जाएगा, क्योंकि कोई कम्युनिकेशन का रास्ता नहीं है। तो इन तमाम लोगों से हम आपको बेवेयर कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो आपको बाहर लेके जाने की दावत देते हैं, उन लोगों से, उन फ्रॉडस्टर्स से आप लोग पीछे रहें और किसी किस्म की चीज़ ऐसे हो तो उनको प्लीज़ FIA में ज़रूर रिपोर्ट करें। व्यूअर्स, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत एक पॉजिटिविटी लेकर आता है। हमारे सोशल पेजेस पे जाएं, हमारे कंटेंट पे कमेंट करें। कल मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।